सभी को नमस्कार। स्वागत है धन्यवाद। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी अनुमति के लिए बहुत आभार। तो प्रारंभ करते हैं माँ शारदा के आशीष निवेदन से। माँ तब आशीष में झिलमिल नूतन जागृति की अलख। माँ तब आशीष में झिलमिल नूतन जागृति की अलख। तेरी कृपा में स्वर्गति लय, तेरी कृपा में स्वर्गति लय, जीवन गरिमा की झलक। माँ तेरी वंदना के निमित्त, माँ तेरी वंदना के निमित्त निज कलम को थाम लिया। भाव शब्द शिल्प कौशल स्वप्न कल्पना भरे पलक। सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को विश्व रंग यूएई की निदेशिका डॉक्टर आरती लोकेश गोयल का नमस्कार। संक्षेप में मैं बता दूं टैगोर यूनिवर्सिटी के बारे में कि टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल में है। इसके संस्थापक व कुलपति महान साहित्यकार श्रीमान संतोष चौबे जी हैं। यह विश्वविद्यालय साहित्य कला और संस्कृति के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देता है। श्री संतोष चौबे जी के निदेशन तथा समकालीन महान लेखक श्री लीलाधर मंडलोई जी के उपनिदेशन में विश्व रंग महोत्सव 2022 के आयोजन के अंतर्गत विश्व रंग यूएई के इस मंच पर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज की भेंट वार्ता में हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व से आपकी भेंट कराएंगे जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में हिंदी सलाहकार हैं, नागरी लिपि परिषद दिल्ली के महामंत्री हैं, प्रधान संपादक न्यूयॉर्क अमेरिका से निकलने वाली पत्रिका सौरभ के प्रधान संपादक हैं तथा नागरी संगम की शोध पत्रिका नई दिल्ली से आप ये पत्रिका भी आदरणीय के संपादन में ही निकलती है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर हरि सिंह पाल जी का और डॉक्टर हरि सिंह पाल जी के सभी मित्रों का जो आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उनके साथ हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। तो सभी विद्वत जनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सभी मित्रों को नमस्कार। मेरे साथ मेरे मित्र जुड़े हैं पुणे से डॉक्टर साबुद्दीन शेख साहब, अमेरिका से जुड़े हुए हैं श्री शशांक शर्मा जी, मिजोरम से जुड़े हैं सुशील शर्मा जी, दिल्ली से चंद्रमणि जी हैं और जयपुर और जबलपुर से भावना शुक्ला जी जी। बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत है इस मंच पर। तो सर हम आज की वार्ता शुरू करना चाहेंगे। तो सर आप जैसे ज्ञानी से लगभग हर विषय पर बात की जा सकती है, कोई भी विषय छेड़ा जा सकता है, लेकिन आज की मेरी जिज्ञासा इस भेंट वार्ता का जो उद्देश्य है वो प्रवासी साहित्य को लेकर है। तो प्रवासियों और भारतीयों में मेरा पहला प्रश्न तो आपसे यही है कि जब हम प्रवासियों की बात करते हैं और भारतीयों की, तो हिंदी के प्रयोग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदी के स्तर, उसकी स्थिति, हिंदी से प्रेम, उसके प्रचार प्रसार, इन सब के बारे में जो हम अब ये दो समुदाय अलग अलग बना चुके हैं कि ये भारतीय हैं और ये प्रवासी भारतीय हैं, तो इसके परिप्रेक्ष्य में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी धन्यवाद डॉक्टर आरती लोकेश जी। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रवासी जो शब्द हमने प्रयोग में लाते हैं वो प्रवासी शब्द एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाता है तो प्रवास है, भले ही चाहे अल्पकाल के लिए जाए या दीर्घ काल के लिए जाए या किसी भी अन्य कारण से जाए। लेकिन जहां हम प्रवासी साहित्य की बात करते हैं, जो भारत की अपनी जन्मभूमि को छोड़ के दूसरे देश में गए हैं, वो जो वहां पर साहित्य की रचना कर रहे हैं वो प्रवासी भारतीय प्रवासी साहित्यकार कहे जाने चाहिए। वैसे कई शब्द हैं, जैसे वासी हम कहते हैं एक शब्द उसी के लिए, नेटिव, एक है अप्रवासी इमिग्रेंट और एक है प्रवासी जी, ये इमिग्रेंट है और प्रवासी माइग्रेंट्स हैं और बसने वाला सेटलर है और विदेशी फॉरेनर है और एनआरआई इस्तेमाल करते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। तो ये हमारा एक मतलब वर्गीकृत हमने कर रखा है कि जो देश से बाहर जाकर के गए हैं, लेकिन हम प्रवासी साहित्यकार उनको कह रहे हैं कि जिन्होंने अपनी रचना वहां जाकर के की है। उदाहरण के लिए मैं लूं कि डॉक्टर आरती लोकेश यहाँ भारत में जन्मी और शिक्षा दीक्षा हुई, लेखन कार्य किया, अब वो संयुक्त अरब अमीरात में है और वहां लेकर भी वहां भी
रह करके उसी तरह से साहित्य रचना में दत्तचित्त हैं और अनेक जो प्रवासी पत्रिकाएं हैं, संकलन हैं, उसका आपने संपादन किया है। तो इसी प्रकार अन्य जो लोग हैं, चाहे वो अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, ब्रिटेन में हैं, मॉरिशस या कि नॉर्वे में हैं या जापान, ऑस्ट्रेलिया में। तो सौभाग्य से मैं जब आकाशवाणी में था तो एक कार्यक्रम था हमारी आज की अतिथि, तो उसको जब यहाँ पर प्रवासी दिवस मनाना शुरू हुआ भारत में, तो जैसे ही प्रवासी भारतीय कोई आते थे हिंदी वाले, तो प्राय मैं उनकी रिकॉर्डिंग करके ब्रॉडकास्ट किया करता था, प्रसारण उनका किया करता था। तो प्रवासी भारतीयों के संपर्क में आया, उदाहरण के लिए अमेरिका के डॉक्टर विजय कुमार मेहता, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह जी, ओम प्रकाश गौड़ प्रवासी और रामेश्वर संत जी, और इंग्लैंड से हमारे पद्मेश गुप्त जी, डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, और नीदरलैंड से प्रोफेसर गौतम जी, मोहनकांत गौतम जी, और नॉर्वे से हमारे सुरेश शुक्ल शरद आलोक जी, और विभिन्न अन्य अन्य देशों से भी, जैसे फिजी है, ट्रिनिडाड है, गुयाना है, वहाँ के भी जो अब तो चूंकि वो वहाँ के पूरी तरह नागरिक हो गए हैं, पूरी तरह से शासन प्रशासन में उनका बड़ा हाथ है, तो वो लोग भी है, उनका हम रिकॉर्डिंग करते थे, अपने श्रोताओं को प्रसारित करके उसको सुनवाते थे। तो प्रवासी शब्द कोई अगर हम ये कहें कि कोई नया शब्द है, नया शब्द नहीं है, बल्कि डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने संपादन किया था प्रवासी साहित्य जोहन वर्ष से आगे, जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था उसके लिए। तो उन्होंने खोज के निकाली थी कि 1906 में प्रेमचंद जी ने जो कहानी लिखी थी, और वो कहानी थी यही मेरी मातृभूमि है, और 1926 में शूद्रा। तो ये कहानियां उन्होंने जो प्रवास से लौट के आए, खासतौर से जो मॉरिशस से लोग आए थे, वो वहां से लौट के आए, उन्होंने अपनी जो कहानी, जो अपना जो संस्मरण थे वो सुनाए, उस पर आधारित करके ये कहानी उन्होंने लिखी थी। और बाद में प्रवासी फिजी के संबंध में तोताराम जी थे, तोताराम सनाडे, और पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, उन्होंने भी प्रवासी साहित्य पर मतलब लेखन शुरू किया। तो प्रवासी साहित्य मतलब अब का नहीं है कि अब यहाँ 21वीं सदी का है या 20वीं सदी का है, ये तो काफी समय से चला हुआ है। और उससे भी पहले, क्योंकि हमारा जो साहित्य है, खासतौर से जो वैदिक साहित्य है, पूरे विश्व में मान्य है, तो अनेक लोगों ने उसकी अनुवाद जो है प्रस्तुत किए, जैसे जर्मन के मैक्स मूलर थे, उन्होंने वेद की रचना को अनुवाद करके पूरे विश्व में उसको फैलाया। और इसी प्रकार अन्य जो विदेशी भारतीय थे, विदेशी थे जो भारत में आए, और उन्होंने जो है हमारे साहित्य की और संस्कृति की जो एक गवेषणा की, और उसके माध्यम से उसको पूरे विश्व के सामने रखा। अब चूंकि भारतीय हमारे विभिन्न कारण से, चाहे वो आर्थिक कारण है, साहित्यिक कारण है या सांस्कृतिक कारण है, जिस भी कारण से वो विदेश में गए हैं, और वो ऐसे रचनाकार हैं कि जो भारत में थे तब भी लिख रहे थे। मतलब ये नहीं कि वो अमेरिका में गए तभी उन्होंने लिखना शुरू किया, मतलब यहाँ लिख रहे थे। मतलब उनका जो लेखन वो अनवरत लेखन है। और लेकिन अब एक दूसरी पीढ़ी जो आ रही है, यद्यपि वो कम है, संख्या में कम है, लेकिन वो भी आ रही है, उनका जन्म वहां पर हुआ है और वो भी लिख रहे हैं। तो इस तरीके से जो दोनों धाराएं हमारी प्रवासी साहित्य की, वो दोनों ही पल्लवित, पुष्पित और विकसित हो रही हैं। तो अगर हम इस दृष्टि से देखें, अगर हिंदी साहित्य की दृष्टि से देखें, तो साहित्य में अनेक विमर्श हमारे लागू रहे हैं, जैसे दलित विमर्श है, नारी विमर्श है, और अनेक विमर्श है। उसी में से एक साहित्य भी एक विमर्श है, इसको विमर्श के रूप में ही लिया जाना चाहिए। यद्यपि कुछ लोग नाक भौं छुपाते हैं कि साहब साहित्य तो साहित्य, उसको वर्गीकृत क्यों कर रहे हैं आप, प्रवासी साहित्य उसको क्यों कह रहे हैं? साहित्य तो साहित्य का एक अंग है। लेकिन उसमें एक विचारधारा जो है, जो विशेष रूप से वहां जो प्रवास के समय से जो लिख रहे हैं, जो उनका अपना अनुभव है, उनके साहित्य में आई है, तो इस रूप में इसको प्रवासी साहित्य कहना कोई गलत नहीं है। और जब प्रवासी साहित्य की हम समालोचना करते हैं, तो हम पाते हैं कि प्रवासी साहित्य अब भारतीय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में वो लागू है, भारतीय पाठ्यक्रमों का वो अंग वो बन चुका है। बीच में उज्जैन से हमारे डॉक्टर प्रभु चौधरी जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। तो मैं बता रहा था कि ये जो प्रवासी साहित्य है, प्रवासी साहित्य कोई अलग तरह का साहित्य नहीं,
तो साहित्य की अगर हम परिभाषा करें कि जो साहित्य जिसे हम कहते हैं, जिसमें हित क्या, हित समाहित है, मानवता का, मानव कल्याण का जिसमें हित समाहित है, वही साहित्य है ना? जैसे संत तुलसीदास ने कहा है, परहित धर्म सरस नहीं भाई। तो जिसमें परहित की भावना नहीं है, वो धर्म नहीं है। तो उन्होंने जो हम कहते हैं, इससे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना है, वही साहित्य शाश्वत साहित्य है। वह चाहे भारत में लिखा जा रहा है या भारत से अन्यत्र लिखा जा रहा है, भारत से दूर लिखा जा रहा है। क्योंकि पिछले वर्ष से जब मैंने न्यूयॉर्क से प्रकाशित पत्रिका सौरभ के संपादन का दायित्व संभाला है, यद्यपि मैं 20-25 साल से प्रवासी भारतीयों के उसमें रहा हूँ, उनकी अनेक पुस्तकों की समीक्षाएं की हैं। डॉक्टर विजय कुमार मेहता उसमें शामिल हैं, ओम प्रकाश गौड़ प्रवासी साहित्य हैं शामिल हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह जी हैं, सुरेश शुक्ल आलोक जी हैं, और डॉक्टर दाऊद जी गुप्त हैं। इन सब की इनकी मतलब कि मैंने जाना है कि प्रवासी साहित्य अब जो है अपनी जड़ जमा चुका है। मतलब अब उसको आप ये नहीं कह सकते कि अभी-अभी आया है तो उसको जड़ें जमाने में समय लगेगा। समय नहीं, उसने से जड़ें जमा ली हैं और वो अब स्थिति में आ गया है कि अब हिंदी साहित्य का एक अनिवार्य अंग बन चुका है। अगर उसमें हम प्रवासी भारतीयों की रचनाओं को शामिल नहीं करेंगे, तो वो हिंदी साहित्य का इतिहास अधूरा साहित्य ही भी माना जाएगा। तो इसलिए उसको साहित्य की दृष्टि से भी मतलब इसको देखें, प्रवास की दृष्टि से ही देखना नहीं है, बल्कि साहित्य की दृष्टि से। क्योंकि प्रवासी साहित्यकार सभी विधाओं में लिखते हैं। विशेष रूप से कविताएं बहुत ज्यादा लिखी जा रही हैं, कहानियां लिखी जा रही हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, व्यंग्य भी लिख रहे हैं, संस्मरण भी लिख रहे हैं, डायरी साहित्य भी लिख रहे हैं, और यात्रा संस्मरण भी लोग लिख रहे हैं। क्योंकि मैं जब इसका सौरभ का संपादन करता हूं, तो प्राय मेरे पास जो रचनाएं आती हैं वो अनेक विधाओं में होती हैं, और उनमें वही परिपक्वता है, उनमें वही प्रौढ़ता है जो भारत के श्रेष्ठतम रचनाकारों में है। वो किसी भी रूप में भारत की जो रचनाकार, जिसे हम उच्च शिखर के रचनाकार कहते हैं, उनसे किसी भी तरह से वो कमतर नहीं है। उनकी रचनाएं भी उसी रूप में हैं, और वो रचनाएं जो है अब उन पर शोध कार्य भी होने लगा है। जैसे आपकी साहित्य पर भी 3 विश्वविद्यालयों से, रोहतक से, बठिंडा से और कील के भी वहां से हो रहा है। इसी प्रकार डॉक्टर मेहता, विजय कुमार मेहता, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं और हमारी सौरभ पत्रिका के अध्यक्ष हैं, तो उनके उपन्यास पर अभी हुआ है, दरभंगा से वहां से पीएचडी हो चुकी है। तो इस प्रकार अन्य और बहुत से प्रवासी साहित्यकारों पर पीएचडी भी अब होने लगी है। मतलब ये नहीं है कि पहले भारत में लिख रहा है वही उन्हीं के साहित्य पर पीएचडी होगी, बल्कि मैं तो प्राय विश्वविद्यालय में जाकर के यही कहता हूँ कि भाई प्रवासी भारतीय जो साहित्य की रचना कर रहे हैं, उनके सामने बड़ी विषम परिस्थिति है, बड़ी कठिन परिस्थिति है। कि आप ये देखिए घर की जैसे हम दीवार कहते हैं कि घर की जो चौखट लांघने के बाद वहाँ अपनी संस्कृति नहीं है, अपनी भाषा नहीं है, अपना खान पान नहीं है, अपनी वेशभूषा नहीं है, और अपनी मतलब कहें कि जो यारवासी जो होती है वो भी नहीं है। आपको अगर किसी करनी है तो उनकी भाषा में ही बात करनी पड़ेगी। तो ऐसे में अगर साहित्य रचना अगर हिंदी में रचना की जा रही है, तो ये बहुत बड़ा अवदान है हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में प्रवासी भारतीयों का। और इस रूप में मैं मानता हूं कि प्रवासी जो आजकल जो हमारा लिखा जा रहा है, पूरी तरह से प्रौढ़ साहित्य है, परिपक्व साहित्य है, और ये हिंदी साहित्य का अनिवार्य और अविभाज्य अंग है। जी, ये तो आपने सर बहुत ही मनहर सी बात आपने बताई कि अब जो है प्रवासी साहित्य एक मुख्य धारा में शामिल है। एक तरह से उसको एक मुख्य नदी से कटी हुई अलग अलग धारा कह के उसके साथ कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा है, हर तरह से उसको समान रूप से देखा जा रहा है। तो आपने बिल्कुल मेरा मन पढ़ लिया। मैं यही जानना चाहती थी कि प्रवासी साहित्य और हमारे देश के साहित्य में क्या भिन्नताएं या समानताएं हैं, ये मैंने सोच रखा था कि आपसे पूछूंगी। आपने का उत्तर मेरे बहुत अच्छे से मुझे दिया। तो सर अब आगे, जैसे आप तो भारत सरकार के हिंदी सलाहकार समिति में भी हैं, उसके माननीय सदस्य हैं, तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार प्रवासी साहित्य को आगे लाने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, या आगे क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से पहले से ही अन्य मतलब कई तरह की योजनाएं लागू हैं। जैसे कि हम प्रवासी दिवस मनाते हैं और विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं।
10 जनवरी को। तो इस रूप में भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है इसमें पूरा सहयोग करता है। विदेश मंत्रालय खासतौर से जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन है, वह पूरी तरह से इसमें सहयोग करता है। बल्कि आप ये देखेंगे कि जो विदेशों में हिंदी पढ़ाने के लिए यहाँ से प्राध्यापक भेजे जाते हैं, और लगभग मतलब सभी देशों में जहाँ जहाँ हिंदी पढ़ाई जा रही है वहाँ वहाँ ये ICCR प्राध्यापकों को भारत से वहां पर भेजते हैं। दूसरा ये है कि जो पत्रिका उनकी प्रकाशित होती है गगनांचल से, तो वो जो उसमें भी जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी रचनाओं का प्रकाशन होता है। और यद्यपि मेरा अपना कहना है, वैसे तो ये कि विश्व हिंदी सम्मेलन जब भी होते हैं उसमें विश्व हिंदी सम्मान दिया जाता है, जिसमें भारतीयों को भी दिया जाता है, प्रवासी भारतीयों को भी दिया जाता है। और ये हमारी संस्था जिसमें मैं जुड़ा हूँ, नागरी लिपि परिषद, उसको ये सौभाग्य प्राप्त है कि उससे भी उस सम्मान के लिए कुछ नाम मांगे जाते हैं। जैसे कि मैं बताऊं कि मैंने ये सोशल मीडिया पर दिया तो लगभग 40 लोगों के आवेदन आ गए उसके लिए, और उसमें अमेरिका के भी लोग थे, उसमें श्रीलंका के भी लोग थे, भारत के तो खैर थे ही, और अन्य देशों के भी थे। तो मतलब ये जो भारत सरकार है, भारत सरकार की ओर से ये योजना है कि जो प्रवासी भारतीय साहित्य लिख रहे हैं उसका भी उतना ही महत्व आंका जाए, उसको उतना ही महत्व मिले जितना कि भारत को मिल रहा है। लेकिन फिर भी मेरा अपना मानना ये है, जब से मैं सौरभ पत्रिका का संपादन कर रहा हूँ, कि भारत सरकार को जो पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं या कि जो पुस्तकें हैं, जैसे कि हमारा शिक्षा मंत्रालय का केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, वह अनुदान देता है, जिसकी समिति का मैं भी सदस्य कभी कभी रहता हूँ। तो जो साहित्य लिख रहे हैं लोग हिंदी का, उसको अनुदान दिया जाता है, मतलब उसमें पूरी किताब उसकी प्रकाशित हो सकती है। इस तरह से भारत सरकार की योजना है। तो मेरा अपना कहना यह है कि जो प्रवासी भारतीय लिख रहे हैं उनको भी इस प्रकार के योगदान दिया जाना चाहिए, आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए, उनका प्रकाशन अच्छी तरह से हो सके, उन्हें किसी प्रकार का संकट का सामना ना करना पड़े। प्राय जो प्रकाशकों की जो अभिरुचि इसमें होती है वो तो पैसा कमाना है, वो ये नहीं देख रहे कि प्रवासी भारतीय भी तो उन्हीं में से, मतलब जैसे भारत में रह करके जो लेखक लिख रहे हैं, प्रकाशित करा रहे हैं, वो भी उसी रूप में है ना, वो भी तो अपनी जो खून पसीने की कमाई है उसको खर्च करके प्रकाशित करा रहे हैं। उनको कहाँ से कोई वो अमेरिका सरकार या UAE सरकार थोड़ी कोई अनुदान दे रही है, तो उसको उनसे निजात मिले, इसलिए भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए मैंने चर्चा भी की है, अपने मंत्रालय में भी मैं चर्चा करूंगा, और जो अन्य विभाग हैं जैसे हमारा केंद्रीय हिंदी संस्थान है शिक्षा मंत्रालय का, उनसे भी मैंने कहा है, तो उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ, जो प्रवासी भारतीय पत्रिका प्रकाशित कर रहे हैं उनको भी अनुदान दिया जाए, जैसे कि वो भारत में प्रकाशित हो रही हिंदी पत्रिकाओं के लिए अनुदान देते हैं। तो और अन्य माध्यमों से भी हम विदेश मंत्रालय में और भारत सरकार तक इस बात को पहुंचाएंगे कि प्रवासी भारतीयों को पुस्तक प्रकाशन के लिए और पत्रिका प्रकाशन के लिए उसी प्रकार अनुदान दिया जाना चाहिए जिस प्रकार के हम भारत में दे रहे हैं, भारतीय रचनाकारों को दे रहे हैं। और इसमें वर्तमान जो हमारी सरकार है वो बड़ी जागरूक है और निश्चय ही इसकी ओर ध्यान देगी, ऐसा मेरा मतलब विश्वास है और ऐसा मैं आशा रखता हूँ। जी सर, आपकी बातों से बहुत बहुत आश्वस्ति मिली है, क्योंकि हम यहाँ पे जो दूसरे देशों में बैठकर लिख रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही बड़ी समस्या हमारे सामने आती है प्रकाशन की। यहाँ पर तो हम प्रकाशन करवा ही नहीं पाते। जैसे UAE में अभी पीछे पहली हिंदी पुस्तक निकली थी सोच, जिसका हमने संपादन भी किया था, तो लेकिन यहाँ पर प्रकाशन उसका करवाना बहुत ज्यादा जो है महंगा पड़ता है और हमारी जेबों पर बहुत भारी पड़ता है। तो अगर इस तरह की व्यवस्था कुछ हो और हमें भी पता लगे तो हमारे सबके लिए, सारे ही प्रवासियों के लिए, जिस जिसको भी अनुदान मिल जाए उसके लिए बहुत अच्छा और बहुत बड़ी खुशखबरी रहेगी। तो सर, आगे और भी जो आपने अभी पीछे जैसे कहा, और जो जी जिसमें जी कि कुछ हमारे जो भारत के प्रवासी भारतीय उन्होंने भी वहाँ प्रकाशन खोल दिया है, जैसे मेरे मित्र कनाडा में हैं, उन्होंने मधु, उन्हीं के प्रकाशन से हमने पुस्तक प्रकाशित की हिंदी के ध्वजवाहक डॉक्टर दाऊद गुप्त, और इसी इंडिया नेट
अमेरिका प्रकाशन का कार्य किया है और अन्य लोग की मतलब इस तरह से प्रकाशन के क्षेत्र में आ गए हैं। यद्यपि समस्या वही है कि वहां पर महंगाई तो अधिक है ही है, साथ में ये है मेरे सामने जो समस्या ये कि जो हम प्रकाशित यहाँ से करें, भारत से अगर प्रकाशित करके कोई पुस्तक भेजें या कि पत्रिका भेजें, तो इतना महंगा मतलब वो सौदा हो जाता है कि जितने की पुस्तक छपी है उतना उसके पोस्टेज में लग जाएगा। तो ये कुछ इस तरह की समस्याएं हैं और इन समस्याओं को हम विदेश मंत्रालय के ध्यान में लाएंगे और जो वहाँ जो एक प्रवासी हमारी जो डेस्क है उन तक हम इस बात को पहुंचाएंगे। वहां भी हमारे मित्र बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से इस समस्या का कुछ न कुछ समाधान निकलेगा और ये जो समस्या आ रही है प्रवासी भारतीयों को, उससे इनको निजात मिलेगी और भले ही चाहे वो पुरस्कार के रूप में हो या कि अनुदान के रूप में हो। ऐसा हम ऐसा सोचते हैं कि निकट भविष्य में बहुत ही शीघ्र इस पे भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा और इससे जो प्रवासी भारतीय हैं वो उससे अपनी रचनाओं का प्रकाशन करते रहे, मतलब कर सकेंगे। अभी तक क्या हो रहा है डॉक्टर आरती जी कि जितने भारतीय हैं, जैसे कि मेरे पास पुस्तक है ये डॉक्टर उषा राजे सक्सेना की देशांतर, उन्होंने प्रवासी भारतीयों की कविताएं प्रकाशित की। तो वो जो हिंदी अकादमी हमारी दिल्ली सरकार की, उसने सहयोग दिया तब जाकर के ये पुस्तक प्रकाशित हो पाई। तो यदि इस तरह के छोटे छोटे प्रयास हों, जैसे हिंदी अकादमी है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, केंद्रीय हिंदी संस्थान है या उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है, उत्तर प्रदेश की हिंदी अकेडमी है, इस तरह की जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं आसानी से अनुदान दे सकती हैं और जिससे प्रवासी भारतीयों की पुस्तकें और उनकी रचनाएं अच्छी तरह से प्रकाशित हो सकती हैं। बहुत बहुत ही बढ़िया जानकारी सर आपसे मिली। तो सर, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में जब आपसे अभी बात हुई तो आपने बताया कि प्रवासियों की जो समस्याएं होती हैं कि वो अपने देश की धरती से दूर हैं, अपनी संस्कृति से दूर हैं और शायद उन्हीं जड़ों से जुड़े रहने के लिए वो लेखन की तरफ प्रवृत्त होते हैं। तो जो प्रवासी भारतीय हैं वो अपने लेखन में संस्कृति को किस प्रकार दर्शा रहे हैं? क्या उनकी संस्कृति में विदेशी संस्कृति दिखाई देती है? तो संस्कृति के बारे में प्रवासी भारतीयों की और भारतीयों की, उसके विषय में सर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें भी दरअसल दो विचारधाराएं हैं। अभी पिछले दिनों एक साहित्य अकादमी में प्रवासी साहित्य पर चर्चा हुई थी। वहां जो प्रवास में जो लोग रहे थे वो आए थे, उन्होंने अपने अपने संस्मरण सुनाए थे। तो उसमें एक विद्वान का कहना ये था कि जो प्रवास की परिस्थिति जन्य जो समस्याएं हैं, वो उनके अगर साहित्य में आती हैं, यानी उनकी जो जो रह रहे हैं, उनका जो खान-पान है, उनकी संस्कृति है, उनके सामने जो प्रवास की जो समस्याएँ आ रही हैं, वो समस्याएँ अगर उसमें प्रदर्शित हो रही हैं, तो प्रवासी साहित्य कहा जाएगा। और जबकि मेरा ऐसा मानना है कि प्रवासी भारतीय, चाहे वो भारतीय संस्कृति पर भी लिख रहे हैं, तो भी वो प्रवासी साहित्य की श्रेणी में आना चाहिए। क्योंकि हम मतलब वो जो लोग प्रवासी भारतीय जो वहाँ पर लिख रहे हैं, भारतीय तीज त्योहारों के बारे में लिख रहे हैं, यहाँ के जो हमारे तीर्थ स्थल हैं उनके बारे में लिख रहे हैं, तो वो भी बात वहां तक पहुंच रही है, वो भी एक साहित्य का एक अंग है। तो वो चाहे कहानी हो या कविता हो या कि या अन्य विधाएं हो, उनमें मतलब अगर भारतीयता की अगर छवि है तो ये कोई अवगुण नहीं है प्रवासी साहित्य का। ये गुण ही माना जाना चाहिए कि जो भारतीय संस्कृति की सुवास आप लोग अपने साहित्य के माध्यम से जिस देश में रह रहे हैं वहां तक लोगों तक आप पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी बात है, इसलिए इसको वर्गीकृत इस रूप में नहीं करना चाहिए कि साहब जो प्रवास की जो समस्याएं वही आएंगी तो प्रवासी साहित्य करें। समस्या अपनी जगह है, लेकिन समस्याओं से इतर जो हमारे मन मस्तिष्क में जो भारतीयता समाहित है, जो भारतीय संस्कृति समाहित है, वो तो आएगी। उदाहरण के लिए मेरे मित्र डॉक्टर विजय कुमार मेहता बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं न्यूयॉर्क में, और उन्होंने लिखा भिक्षुणी महाकाव्य लिखा वहां लेकर के। और भिक्षुणी महाकाव्य के ऊपर जो वहां की एक गणिका थी उसके ऊपर उन्होंने लिखा, तो वो 500 पृष्ठ का जो महाकाव्य लिखा, तो वो भले ही भारतीय प्रदर्श है, उसकी जो पृष्ठभूमि है वो भारतीय है, लेकिन वो लिख तो वहां पे अमेरिका में रहे, मतलब उस अमेरिका में रह करके भी भारतीय संस्कृति को भूले नहीं। भारतीयता की जो जड़ें हैं उनको वो और विकसित, पल्लवित और पुष्पित कर रहे हैं, उनको आगे तक बढ़ा रहे हैं,
जिससे भारतीयता का जो वट वृक्ष है वो और सदा सदा जो है फला फूला रहे। तो इस रूप में उसको हम नकार नहीं सकते। उसी तरह से बहुत से ने कविता लिखी, जैसे एक ने लिखा कि अमेरिका मेरी हड्डियों में बसता है। वो कहते हैं कि साहब मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो अमेरिका मेरे हड्डियों में मेरा घुस गया है, लेकिन बावजूद उसके मैं भारतीय हूँ। भारतीय की जो हमारी संस्कृति है, आत्मा भारतीय है, आत्मा भारतीय है, शरीर में भले ही अमेरिका बस गया है। पिछले जो भी कार्यक्रम हुआ शिकागो से, तो मुझे मुख्य अतिथि उसका बनाया गया। वहां के बच्चों ने, जो हमारे प्रवासी भारतीयों के बच्चे, वो तो तीसरी पीढ़ी हो गई, मतलब छोटे छोटे 5 साल के बच्चे अच्छे अच्छे वो हिंदी गीत सुना रहे, देशभक्ति गीत। उससे पहले फिलाडेल्फिया में हुआ, हमने 15 अगस्त को किया, तो वहां भी बच्चों ने, मतलब वहां 8-10 देशों के बच्चों ने वहां पर हिंदी के गीत सुनाए, हिंदी फिल्मों के गीत सुनाए और हिंदी की कविताएं उन्होंने सुनाई। तो अच्छा लगता है कि वो अपनी भारतीय संस्कृति को भूले नहीं है। वहां के जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़े रखना चाहते हैं, साहित्य के माध्यम से, है ना, कविता के माध्यम से, कला के माध्यम से। तो ये बड़ी बात है। तो ये जो भारतीयता का ये एक इस रूप में भारतीयता का ये प्रचार प्रसार ही है। और जो प्रवासी जैसे हम साहित्य कह रहे हैं, प्रवासी साहित्य उसी प्रकार का साहित्य है जो कि यहाँ भारत में लोग लिख के ले रहे हैं। मैं कुछ लोगों के नाम, मतलब मैं खासतौर से लेना चाहूंगा कि जो भारत में पहले कर रहे थे, फिर बाद में बाहर जाकर के करने लगे, जैसे उषा प्रियमदा हैं, सोमा वीरा हैं, गुलाब खंडेलवाल हैं, पी जयरामन हैं, वेद प्रकाश बटुक हैं, ओंकार नाथ श्रीवास्तव हैं, कीर्ति चौधरी हैं, सत्येंद्र श्रीवास्तव हैं, नरेश भारती हैं, गौतम सचदेव हैं, सोहन राही हैं, कैलाश बुधवार हैं, मोहन कृष्ण गौतम हैं, वेद प्रकाश सिंह हैं, रामेश्वर आशांत हैं, विजय कुमार मेहता हैं, पद्मेश गुप्त हैं। और उसी प्रकार अगर वहां की हल्ले जो गिरमिटिया देश जिसे कहते हैं, अभिमन्यु अनंत हैं, वासुदेव विश्वदयाल हैं, स्वामी बखोरी हैं, धर्मवीर घोरा हैं, वीर सेन जागा सिंह हैं, मधुकर भगत हैं, रामदेव धुरंधर हैं, सुचिता रामदीन हैं, सरता बधू हैं, हीरामन हैं, भुवनेश्वर सोनी, मुंशी रहमान खां, कमला प्रसाद मिश्र, विवेकानंद शर्मा, ये हैं। और इसके अलावा मतलब यही नहीं है, वहां के जो गौरांग मूल जिसे हम कहेंगे ब्रिटेन के लोग, उन्होंने भी हिंदी में लिखा, जैसे रूपर्ट स्नेल हैं, अमेरिका के चार्ल्स व्हाइट हैं, जर्मनी के लोथर जुल्फसे हैं, चेकोस्लोवाकिया के ओदोनोल स्मेकल हैं, रूस के वारा विकोव हैं, दिस्मित हैं, और जापान के कई दो ही हैं, टोमियो मिजोकामी हैं। इस तरह से वो लोग भी लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, हिंदी में रचना रहे हैं। तो ये एक हिंदी का फलक अब वैश्विक स्तर पर अपना विस्तार पाता जा रहा है। तो इस रूप में जो प्रवासी भारत जो लिखा जा रहा है, साहित्य लिखा जा रहा है, वह पूरा शाश्वत साहित्य है, वह भी सत्यम शिवम सुंदरम की परिणति कर रहा है। जी, बहुत ही विस्तृत आपने जानकारी और बड़ी अच्छी जानकारी दी सर। एक बार मुझसे भी ये प्रश्न पूछा गया था कि आप अपने आप को साहित्यकार मानते हैं कि प्रवासी साहित्यकार, तो तब मुझे जो एक शंका थी वो यही थी कि प्रवासी साहित्यकार कहा किसे जाए, जो देश में रह के बाहर के बारे में लिख रहा है, या बाहर रह के देश के बारे में लिख रहा है, या बाहर रह के बाहर के बारे में लिख रहा है। तो आपने वो प्रवासी साहित्यकार का और प्रवासी साहित्य का जो विस्तृत फलक बताया, तो सुन के बड़ा अच्छा लगा। और सर आपको भी जानकर खुशी होगी, अभी टैगोर यूनिवर्सिटी के कार्यक्रमों के विश्व रंग के कार्यक्रम के अंतर्गत ही हमारे यहाँ भी कल एक प्रोग्राम है जिसमें 10 साल से 18 साल तक के बच्चे यूएई के ऊपर स्वरचित कविताएं सुनाएंगे, और उनकी प्रतियोगिता भी है और काव्य पाठ भी है, और रचनाएं बच्चों ने खुद रची हैं। इससे पहले भी विश्व हिंदी सचिवालय के लिए बच्चों ने हिंदी पे कविताएं लिखी थी, और तो वो भी बहुत ही अच्छी कविताएं थी। मैं आपको उसकी पुस्तक प्रेषित करूंगी। तो और सर, जो आपने एक प्रवासी साहित्य के बारे में बात बताई, तो एक और भी बात मैं बताना चाहूंगी कि अनन्य यूएई का जो संपादन जिसका मैं देखती हूँ, तो इस बार का जो वो अंक है पूरा का पूरा भारतीय संस्कृति हम कैसे यूएई में मना रहे हैं। जो तमिलनाडु में है, नवरात्रि में गोलू मनाया जाता है, और ओणम भी हम यहाँ पर मनाते हैं। कोजागरी पूर्णिमा मराठी लोग कैसे मना रहे हैं, तो मराठी लोग वो मना रहे हैं, तमिलनाडु, केरल के लोग, और हम लोग दिवाली। तो ये सारे भारत की कल्चर जो है इस अंक में मिलेगी। मैं आपको जब मेरे हाथ में आएगा तो आपको प्रेषित करूंगी।
तो बहुत अच्छी आपने सर जानकारी दी। बस एक अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे जो पूछना चाहूंगी, अंतिम प्रश्न ये कि जो हमारी युवा पीढ़ी है जो प्रवासी है और साहित्य की तरफ प्रवृत्त हो रही है धीरे धीरे, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से लेखन करें, किस तरह से किन किन बातों का ध्यान रखें लेखन में, उनके लेखन में क्या झलकना चाहिए, किस तरह से वे आगे बढ़े, उनको क्या संदेश देंगे सर? डॉक्टर आरती जी, मैं संदेश देने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं तो आग्रह कर सकता हूँ प्रवासी भारतीयों से संदेश देने के लिए तो और महान लोग हैं। नहीं सर, मेरा आपका संदेश उन तक पहुंचेगा क्योंकि ये यूएई में प्रसारित होगा, भारत में ये तो सारे विश्व में प्रसारित होने वाला है कार्यक्रम, तो आपका संदेश उन तक बिल्कुल पहुंचेगा। आप बताएं सर। मेरा आग्रह ये है कि प्रवासी भारतीय जो भी जिस भी विधा में लिख रहे हैं, और वो लिख रहे हैं, लेकिन लिखने से पहले वो अन्य की रचना जरूर पढ़े। अन्य रचनाकारों की, जो समकालीन रचनाकार हैं, उनकी रचना जरूर पढ़ें। और अच्छा हो कि कुछ भारतीय रचनाकारों की भी रचना पढ़ लें, चाहे आप कविता लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, लेकिन पहले उससे पहले पढ़ना जरूरी है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि मैं जब आज मैं ये जो बात कह रहा हूँ, मेरे पास में 25 पुस्तकों का ढेर लगा हुआ है चारों तरफ। मैं उसके आधार कोई अपनी बात नहीं कह रहा, कोई बना की बात नहीं कह रहा। तो जब तक हम दूसरों की रचनाएं अगर नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम अपना आकलन नहीं कर पाएंगे कि हम कहाँ पर हैं, हमारा स्तर किस पर है। और उससे दरअसल क्या होता है कि दूसरों की जब रचनाएं पढ़ेंगे, उससे हमारी जो शब्दावली है वो सुदृढ़ होती है, वो सशक्त बनती है, हमें शब्दावली सीखने को मिलती है। और आप जहां भी रह रहे हैं, जिस भी देश में रह रहे हैं, उस देश की जो एक झलक जिसे कहते हैं, वह भी उस साहित्य में आनी चाहिए। वो नहीं तो फिर वही फर्क रह जाएगा कि साहब ये अगर भारत में लिख रहे हैं तो उसमें और इसमें क्या फर्क है, ये तो दोनों एक जैसा हुआ। तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। और जिसे हम कहते हैं कि संभाव सद्भाव की जिसे हम बात कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कहते हैं, वो चीज उसमें आना चाहिए। क्योंकि जो मानवीय संवेदनाएं हैं पूरे विश्व में, चूंकि समाज मनोविज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि ये जो जितनी मानवीय संवेदना है वो सब, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में व्यक्ति बैठा है, उसमें वो रहेगी। उसमें हर्ष भी है, उसमें विषाद भी है, उसमें दुख भी है, उसमें प्रसन्नता भी है, उसमें प्रेम भी है, बाकी सब ये सब जितनी 9 हमारी जो इंस्टिंक्ट कही जाती है, मूल कही जाती हैं, वो सब उसमें मिलेगी। तो इस रूप में ये सब चीज तो हम सब में एक मिले। आप जब आप जैसे यूएई में रह रही हैं, तो निश्चित रूप से जो आपके पड़ोसी हैं, वो भले ही वो भारतीय नहीं है, वो यूएई के हैं, दुबई के ही हैं, तो आपसे जो एक मित्रता का जो एक नाता बन जाता है, वो उस पर आधारित जो कविता आएगी, उस पर आधारित जो कहानी आएगी, उस पर आधारित जो उपन्यास आएगा, उसकी मूल्यवत्ता ज्यादा होगी। उससे प्रवासी साहित्य अधिक मतलब सुदृढ़ बन सकेगा। तो वहां की जो संस्कृति है, वहां जो एक मेल मिलाप की जो भावना है, क्योंकि भाईचारा हर जगह मिलता है, मतलब उसके जो कहें कि इसके जो विपरीत है, उसके तो कम ही उदाहरण मिलेंगे, लेकिन भ्रातृत्व भाव के उदाहरण अधिकतम मिलेंगे। चाहे आप किसी भी देश में रहें, चाहे आपकी कोई भी बोली भाषा, संस्कृति, खान पान या वेशभूषा हो, लेकिन जो उसमें जो हमें एक जैसे बहनापा कहते हैं महिलाओं में, तो वो जो बहनापा जो जुड़ जाता है, वो बहनापा हमारे साहित्य में भी आना चाहिए, तो ही वो प्रवासी साहित्य कहा जाएगा। और मैं तो बहुत ही आशान्वित हूँ कि जो नए नए रचनाकार हैं, जो गए हैं युवा पीढ़ी के, वो भी अच्छी रचनाएं कर रहे हैं। मेरे पास अनेक जो नए रचनाकार हैं, उनकी मेरे पास रचनाएं हैं, कविताएं भी हैं, कहानी है, उपन्यास है, और मेरे पास अभी भी आते हैं। मतलब जब सौरभ के लिए मैं मांगता हूँ, तो वो स्वयं भेजते हैं, और अच्छा लगता है कि वह भी दत्तचित्त होकर के साहित्य रचना कर रहे हैं। तो उन्हें किसी प्रकार का संदेश देने की आवश्यकता नहीं है, उनसे आग्रह ही किया जा सकता है कि समकालीन जो रचनाकार हैं, उनका वाचन, उनका पाठन जरूर करें, तो उससे उनका साहित्य भी समृद्ध होगा। धन्यवाद। और कोई प्रश्न हो तो पूछिए। सर, बहुत बहुत आपने इतनी विस्तृत जानकारी दी और पूरा प्रवासी साहित्य हमारे सामने खोल कर रख दिया, और मैं वो भी आपसे जानना चाहती थी, आपने अपने उत्तर में स्वयं दे दिया। मेरा प्रश्न पूछे बिना मेरा दिल पढ़ के कि कौन कौन से प्रवासी साहित्यकार हैं जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए, आपने वो सब हमें बताया। और समय भी समाप्त हो चला है, तो सबसे पहले तो सर मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। मेरे पास आपका धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है कि मेरे एक आग्रह पर
और कहूंगी कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर मैंने 2 दिन पहले आपसे बात करी कि सर मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। मैंने आपकी सौरभ पत्रिका पढ़ी, उसमें आपका संपादकीय पढ़ा और वो संपादकीय मैंने बार-बार पढ़ा, 2-3 बार पढ़ा। तो मुझे इतना भा गया, वो सारा संपादकीय प्रवासी साहित्य और प्रवासी भारतीयों के लिए था। तो आपका साक्षात्कार हम सभी प्रवासियों के लिए बहुत लाभदायक है और इस कार्यक्रम में जुड़े सभी आपके मित्रों का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। प्रभुलाल चौधरी जी, चंद्रमणि जी ने अनन्या पत्रिका पर भी टिप्पणी भेजी थी, मैं जानती हूँ उन्हें, और राम प्रकाश जी, सुशील कुमार जी, श्याम शशांक जी, शहाबुद्दीन जी, शशांक शर्मा जी, डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर इला जायसवाल, महेश बजाज जी, और ये जो नाम दिखाई दिए मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी। अगर किसी का नाम मुझसे छूट गया हो तो डॉक्टर राजेंद्र मिलन भी जुड़ गए आगरा से, वयोवृद्ध हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं। अच्छा, और हाँ जी जुड़े हुए हैं। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी, आप सबका बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए और इसकी शोभा बढ़ाने के लिए, और इतनी सारी जानकारी हमें मिली है आज और सभी इससे बहुत लाभान्वित हुए होंगे। तो एक बार फिर आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।